हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। याद होगा आपको, हमने अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से पुष्प की संरचना में मादा जनना, स्त्री केसर या गाइनोशियम का डिटेल अध्ययन किया था और अंडाशय में बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की घटना को डिटेल में जाना था। आज उसी क्रम में हम फ्लावरिंग प्लांट में पुंकेसर अर्थात नर जननांग की संरचना और इनमें नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन और नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। पुंकेसर या स्टेमन के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग परागकोश या एंथर कहलाता है। सामान्यतः पुष्पीय पादपों में यह द्विपालीवत रचना है। परागकोश पुंकेसर का अग्र फूला हुआ भाग है। इसमें 2 समांतर लगभग बेलनाकार परागपालियां या पोलन लोब्स होते हैं। इसीलिए सामान्यतः ये कहा जाता है कि पुष्पीय पादपों में परागकोश द्विपालीवत संरचना होती है। ये दोनों सामने की ओर एक गहरे खांच से अलग होती है, जबकि पीछे की ओर ये एक मोटी पट्टी जो स्टेराइल है, संवहन उत्तक की बनी हुई होती है, से जुड़ी होती है। इसको कनेक्टिव या योजी उत्तक कहते हैं। 2 पालियों वाले परागकोष्ठ को डाइथिकस या द्विकोष्ठीय कहते हैं। प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, प्रकोष्ठ, जिन्हें पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा अगुणित या हैप्लॉइड लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। पुंकेसर के ऊपरी भाग परागकोश की प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें परागकोश, परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इन्हें तकनीकी भाषा में माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर परागकणों का निर्माण होता है। परागकोशों में लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन कैसे होता है? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि परागकोश में लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट 5 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में कोशिकाओं की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत L1 जो यहाँ पर दिखाई हुई है, ये बाह्य त्वचा होती है। उसके बाद हाइपोडर्मल सेल होती हैं, यानी अधस्त्वचीय कोशिकाएं L2 के रूप में यहाँ दिखाई हुई हैं, और L3 के रूप में जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, योजी होता है। तो जो हाइपोडर्मल की कुछ कोशिकाएं बड़ी होकर के आर्कीस्पोरियल सेल या प्रपस्सु कोशिका के रूप में बढ़ जाती हैं। द्वितीय चरण में प्रपस्सु कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद इन कोशिकाओं में विभाजन होता है परिणत रूप से, यानी परिधि के समांतर। तृतीय चरण में इस प्रपस्सु कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटा सेल, और अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में बारंबार विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चतुर्थ चरण में कई कोशिकाओं की लेयर भित्तियां बनती हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, उसके अंदर एंडोथीशियम या अंतस्त्वचा, और उसके भीतर की ओर अगर हम बढ़ें तो 3 परतीय
मिडिल लेयर या मध्य परत बनती है और सबसे अंदर की ओर कोशिकाओं का एक मोटा स्तर टैपिटम का निर्माण होता है। दूसरी तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका प्रथम विभाजन से द्वितीयक बीजाणुजन कोशिका एंड उसके पश्चात लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में विकसित हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आप अपने वीडियो को थोड़ा स्लो करके किस तरह पराग कोशों का निर्माण होता है, लघु बीजाणु धानी का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सेलुलर डेवलपमेंट या कोशिकीय परिवर्धन की घटना मैंने चित्रांकन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की है। आप इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस शब्द में ही इसका अर्थ भी निहित है। लघु बीजाणु जनन का अर्थ है लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। कहाँ होती है लघु बीजाणुओं के निर्माण की यह प्रक्रिया? यह होती है लघु बीजाणु धानियों में, जिन्हें तकनीकी भाषा में माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक के नाम से हम जान चुके हैं। तो हमने जाना था कि माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि पराग कोश के द्विपालीवत संरचना में प्रत्येक पाली में 2-2 चैम्बर्स होते हैं, उनको कहते हैं। उनकी कोशिकाएं प्रारंभ में सब एक जैसी होती हैं, बड़े आकार की गाढ़े जीव द्रव्य वाली, जिन्हें हमने प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स के नाम से पढ़ा था। इन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और उनको लघु बीजाणु या पराग मात्र कोशिका के नाम से अब हम कहने लगते हैं, जानने लगते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC के नाम से आप इसको याद रखेंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल स्वयं द्विगुणित कोशिका है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये जो 4 बने हुए अगुणित माइक्रोस्पोर्स हैं, ये चतुष्क कहलाते हैं, टेट्रेड कहलाते हैं और आपस में ये चारों लघु बीजाणु कैलोज नामक रासायनिक पदार्थ से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। यह गाढ़े जीव द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक युक्त कोशिका है। चतुष्क से पृथक होते ही यह तेजी से आकार में बढ़ता है और इसका कोशिका द्रव्य एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। इसमें कई सारी रसधानियां उत्पन्न हो जाती हैं और नर युग्मकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं परागण की क्रिया के पूर्व होती है। परागण से पूर्व इस लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर पहले एक कायिक केंद्रक और छोटा जनन केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति विकसित हो जाने के कारण से एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका का निर्माण होता है। प्रायः इसी द्विकोशिकीय अवस्था में अधिकांश पादपों में परागकण पराग कोशों से मुक्त होकर अन्य पुष्पों तक परागण की क्रिया के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। परिपक्व पराग कोश की भित्ति जहां अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर होती है, वह स्थान स्टोमियम कहलाता है। यहाँ से पराग कोश का स्फुटन होता है और परिपक्व पराग कण पराग कोशों से बाहर निकल जाते हैं। परिपक्व परागकोश के स्फुटन से, रहिसेंस से एक साथ
बहुत अधिक संख्या में परागकण परागकोशों से बाहर निकलते हैं, जिनको आप इस इमेज में पाउडरी फॉर्म में येलो कलर का पाउडर के रूप में देख पा रहे हैं। प्रत्येक परागकण अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक गोलाकार संरचना होती है और इसमें एक अथवा दो कोशिकीय अवस्था हो सकती है। गोलाकार इस संरचना में सघन कोशिका द्रव्य दो कोशिका झिल्लियों से घिरा होता है, जिनमें से बाहरी झिल्ली मोटी, खुरदरी और अनेक उभारों युक्त जालिकावत अलंकृत होती है। यह बाह्यचोल या एक्साइन कहलाती है। इसका निर्माण स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से होता है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में भौतिक और रासायनिक पदार्थों से अपघटित नहीं होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में परागकण इसी अवस्था में बिना अंकुरित हुए बहुत लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। दूसरी ओर अंतःचोल या इंटाइन अत्यंत पतली, स्मूथ, एक समान मोटाई की झिल्ली से परिबद्ध रचना होती है। इंटाइन एक्साइन में किन्हीं स्थानों पर 1 से 3 तक छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ये वो स्थान है जहां से पराग नली बाहर निकलती है। वृद्धिशील पराग नली के अग्र सिरे पर कायिक कोशिका या कायिक केंद्रक होता है। इसके मार्ग को जनन कोशिका इसके पीछे पीछे फॉलो करती है। परिवर्धन की इस घटना के दौरान कालांतर में जनन कोशिका एक बार पुनः समसूत्री विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, इस तरीके से पुष्पी पादपों में नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की ये प्रक्रिया संपन्न होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए मेरे साथ।